हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग की स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप लोग की हेल्थ भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ प्रेजेंट है। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर फटाफट करा दो, मिड टर्म नजदीक आ रहा है। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है, यानी सारे के सारे लेक्चर बाय लेक्चर चैप्टर के वीडियोस प्रेजेंट है। पर ये न्यू बैच जो पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस कर चुका हूं कि यार वक्त के पहले आपका सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। तो आज एक और चैप्टर हम लेकर आ गए हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 6, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जी हां दोस्तों, कई सारे चैप्टर इसके पहले के हो चुके हैं इस न्यू बैच के अंदर, तो जरूर से आप न्यू बैच के वीडियोस भी देखें। और इन वीडियोस को जब आप देखते हो, न्यू वाले की बात कर रहा हूं, पुराने वाले तो आप देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बच्चा जो न्यू वीडियोस है, इसके लिए बहुत रात रात भर जाग के हम वीडियोस को मेहनत करके बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ कि राहुल सर इज मेकिंग द न्यू वीडियोस, फ्रेश वीडियो डिजिटल बोर्ड के ऊपर साइंस और मैथ्स के लिए। तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करके बताना। चलिए वीडियो की शुरुआत हम करना चाहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये चैप्टर किस बारे में है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आज पहला लेक्चर है, छोटा ही चैप्टर है, आज ही खत्म कर सकता था, लेकिन हम इसको 2 लेक्चर में करेंगे। आज थोड़ा टॉपिक देखेंगे और एक और लेक्चर अगले दिन लेकर आ जाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? अगर देखो मैं एक सिंपल सा टर्म आपको बताऊं, व्हाट डू यू मीन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी? देखो कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हो वो होता है फिजिकल चीज। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे किसी ने टच किया तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे फिजिकली टच किया। और अगर मैं बोलूं कि मैं आपको टच कर रहा हूं, मैंने बोल दिया, क्या टच हुआ? नहीं हुआ। तो ये एक दिमाग से खेला हुआ इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है? तो वो फिजिकल नहीं हुआ। कोई भी चीज को अगर हम टच कर सकें, उसको देख सकें, दैट इज नथिंग बट द फिजिकल। तो ऐसे क्वांटिटीज जो हम टच कर सके, उसको महसूस कर सके, उसका कुछ तो वैल्यू हो, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी हैव टर्म इट एज डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम कैसे बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे कि मास, कोई चीज का वजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डब्बा है चश्मे का, यहां पे इसका एक वजन है। देखोगे इसको, अगर आप कोई वेइंग मशीन पे, यानी जो वजन करने वाली मशीन होती है, उसके ऊपर रखोगे, कुछ 100-200 ग्राम इसका वजन आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? मास हो गया, फिर उसका वेट हो गया। अब मास और वेट दोनों का ही मतलब होता है वजन, लेकिन ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताना चाहूंगा। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि डिफाइन मास, डिफाइन वेट, या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही में एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, आगे जाके बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मुझे याद है आज भी हम इंजीनियरिंग करने चले गए थे। मतलब सोचो 12वीं साइंस पढ़ लिया हमने पूरा, उसके बाद इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में गए और पहला दूसरा दिन था। तो टीचर्स लोग होते हैं ना कुछ लोग, कि बच्चों से कुछ भी पुराने सवाल पूछते हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो हमको क्वेश्चन पूछा था, मतलब मुझे नहीं पूछा, मेरे बाजू में एक बच्चा बैठता था। ऑब्वियसली हर लोग अलग अलग होते हैं, मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं होता, बाद में सब फ्रेंड्स बनते हैं। तो एक स्टूडेंट था मेरे बाजू में बैठा हुआ, उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो वो बता नहीं पाया कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। वो बोला दोनों का मतलब वजन होता है, भार, यानी कितना उसका वजन है, वो उसने बता दिया, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस नहीं बता पाया। तो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, पेशेंस रखना। लेकिन उसके पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को पूरा अच्छी तरीके से समझ के ले लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या था कि कोई भी चीज जिसको हम टच कर सके, ठीक है, और उससे कुछ चीज को मेजर किया जा सके, दैट इज नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मास, वजन, वेट का मतलब भी वजन, डिस्टेंस, कोई चीज की लंबाई मापनी है, दूरी मापनी है तो डिस्टेंस हो गया। कोई चीज की गति मापनी है, कितनी तेजी से वो चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, जो भी है, तो वो हो गया उसका स्पीड। कितना टेम्परेचर है, यानी कितना तापमान है भाई, कितना गर्मी हो रहा है, ठंडी लग रहा है, क्या हो रहा है, दैट इज डिफाइंड बाय द टेम्परेचर। ऑल्सो वॉल्यूम, यानी मेरे पास एक बॉटल है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास है नहीं, यहाँ पे यूजुअली रखता हूं मैं पानी का बॉटल, लेकिन एक पानी का बॉटल आप इमेजिन कर लो। तो हर पानी के बॉटल में अलग अलग पानी समाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 लीटर का डब्बा है, वाटर बॉटल है, तो उसमें 1 ही लीटर पानी आएगा। 2 लीटर का डब्बा है तो 2 लीटर आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स वॉल्यूम वो उसका शेप ले लेता है। तो ये सभी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे मैंने डिफाइन किया कि भैया इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, एक होता है मास और दूसरा होता है वेट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब देखो, ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का क्या होगा? कुछ तो उसका वजन होगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा वेइंग मशीन है, इस मार्कर को मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो मान लो इसका वजन होगा 100 ग्राम, ठीक है? तो ये जो 100 ग्राम है, ये क्या है? इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसका वजन।
तो मास का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है उस पूरे चीज का वजन जो है वो होता है एक्चुअल में मास। क्या होता है देखो ध्यान से सुनना, अगर ये डिफरेंस को आप अगर समझ जाओगे आज, तो आने वाली साइंस जब आप पढ़ोगे मास एंड वेट, आपको कोई पूछेगा तो कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। मास मतलब क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है उसका जो वजन है वो होता है उसका मास, दैट इज खुद का उसका वजन। ठीक है, समझ में आया। अब उसका वेट का मतलब समझो। फॉर एग्जांपल इसी चीज का अगर वेट मैं निकालूंगा तो वो अलग होगा। क्यों वेट होगा? क्योंकि वेट में काउंट होता है ग्रेविटी। याद रखना, वेट में क्या काउंट होता है? ग्रेविटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको पता है कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और पृथ्वी के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी एक उसके पास ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का एक वैल्यू होता है जो कि होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आप आने वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे एग्जैक्टली। तो 9.8 होता है, उसका एक वैल्यू होता है, यानी हर चीज का एक वैल्यू है। तो ग्रेविटी जो है उसका भी एक पावर है, जो वो पावर का ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो है 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको कहा जाता है। ये चीज याद रखना, आने वाले स्टैंडर्ड्स में आपको याद आएगा मेरी बातें कि राहुल सर ने तो 7th में बहुत सारी चीजों को डीप में पढ़ा दिया था, इसके लिए हमको 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड थोड़ा ईजी लग रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना बच्चा, ठीक है। तो मास का मतलब है जो मटेरियल से वो बना है उसका वजन, और वेट का मतलब है कि उस मास के ऊपर यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक ग्रेविटी का वैल्यू भी अप्लाई हो जाए तो वो हो जाएगा उसका वेट। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से चले, ध्यान से देखना। तो क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मैटर, क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। यानी इस कलम के अंदर, इस मार्कर के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट है, ये किससे बना है? प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ये प्लास्टिक जितना उसके अंदर प्रेजेंट होगा उसका जो अमाउंट होगा या फिर इन शॉर्ट जो वजन होगा वही होगा द मास ऑफ दिस मार्कर। करेक्ट, तो वो हो गया मास। लेकिन वेट क्या बोलता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं तो कुछ बच्चे शाणे आएंगे सर जीएफ, अरे यार ये मत करना। दैट जीएफ इज योर इमेजिनरी जीएफ, दिस जीएफ इज ए रियल जीएफ, जो कि है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये नहीं होगा तो बच्चा आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, गिर जाओगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उस मास के ऊपर यानी उस ऑब्जेक्ट का वजन के ऊपर क्या करता है? एक्ट करता है ऑन दिस मास एंड विच इज कॉल्ड एज द वेट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। अब मास और वेट का वैल्यू हो सकता है सेम भी हो सकता है अलग भी हो। अब जनरल तौर पे क्या होता है, देखो मास क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का वजन। तो जहां पे ग्रेविटी जीरो है, जहां पे ग्रेविटी जीरो है तो वहां के केस में मास क्या होगा? वहां के केस पे मास जो एक्चुअल में है वही होगा। लेकिन अगर मान लो वेट, जहां पे ग्रेविटी जीरो है तो वहां पे तो वेट कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। तो कहने का मतलब है हर जगह ग्रेविटी अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हो तो पृथ्वी की सरफेस पे जो ग्रेविटी काम करती है, यानी हम जमीन के ऊपर खड़े तो जमीन के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, मतलब एटमॉस्फेयर में, स्पेस में जाते जाओगे, ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो क्या होता है? कम होने लगता है। जैसे जैसे आप खड्डा खोनोगे, जमीन के अंदर घुसने लगोगे यानी अर्थ के अंदर जाने लगोगे, ग्रेविटी बढ़ने लगेगा। तो जहां पे भी आप खड़े हो या फिर जहां पे भी वो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका वेट कितना होगा। तो वेट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी एंड वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। प्लेसेस के हिसाब से जो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। पृथ्वी के ऊपर कुछ और है, एटमॉस्फेयर में, स्पेस में कुछ और है, अर्थ के अंदर घुसोगे तो कुछ और है, दूसरे प्लैनेट पे जाओगे तो कुछ और है। आपने सुना होगा कि मून के ऊपर ग्रेविटी हल्की है, हम यहाँ पे लगभग 9.8 है और मून पे आएगी 7 या 8 के आसपास है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन यू कैन गूगल द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। जुपिटर पे अलग है, जुपिटर पे वैल्यू अलग है, एकदम भारी है वहां पे, तो ग्रेविटी इतना भारी है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा मैंने छोड़ा तो फटाक से नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे देखो ये नीचे गिरने में टाइम लगा रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। कोई ऊपर चीज जाती है तो नीचे जरूर आती है, क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। करेक्ट, कोई भी चीज ऊपर गया तो नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रहा है। तो जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो 9.8 है हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर। तो एक स्पीड से आ रहा है, देखो नीचे आया, देखो गिर गया नीचे, उठा लेता हूं, तो एक स्पीड से आया। लेकिन जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा? धड़ाम से गिर जाएगा, इतना फास्ट गिरेगा कि आप देख भी नहीं सकते। और जहां पे ग्रेविटी स्लो होगी तो ये एकदम स्लो मोशन में आपको गिरता हुआ नजर आएगा। इसके लिए जब स्पेस में आपने देखा होगा स्पेस शटल जाते हैं, अभी एक अमेरिकन जो इंडियन ओरिजिन की है वहां पे गई है, स्पेस में फंसी हुई है, पता है कि नहीं? स्टोरी देखने ला, न्यूज वगैरह में पढ़ना, इंटरनेट पे पढ़ना जाके। फिर स्पेस में जाने के छोड़ो, मून पे कोई इंसान लैंड करता है तो आपने देखा होगा कि वो जंप करता है, ऐसे धीरे धीरे जंप करता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी जो है वो इतनी हल्की है वहां पे अर्थ से कंपैरिजन में कि इंसान जो है वो थोड़ा सा बाउंस हो सकता है, अर्थ पे नहीं होगा। कोई चीज ऊपर गया तुरंत आएगा। दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। समझा ये पहला पॉइंट। दूसरा, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी
एंड द वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन में काम आता है। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है समझ के ले लो। स्केलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो। क्या होता है? जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का मतलब ये हो गया कि मान लो कि कोई ऐसा चीज है जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, जो हो सकता है कोई भी चीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम स्केलर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे उसकी लेंथ हो गई, तो लेंथ जो है लंबाई, मैं बोलूंगा कि यहां से यहां का लंबाई है, तो लंबाई क्या है? उसका सिर्फ वैल्यू है, लेकिन कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं कोई वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लूं, ठीक है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लूंगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। दैट इज नथिंग बट योर वेक्टर क्वांटिटी। तो एक चीज आपको याद रखना है, स्केलर का मतलब होता है कि अगर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो यानी उसका वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड तो है ही, वैल्यू तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हो, दैट इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे मास आप देखोगे तो स्केलर क्यों है? क्योंकि उसके पास खुद का एक वजन है खाली, बस, और कुछ नहीं है। उसका खुद का एक वजन है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, यानी खुद का एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, बस, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेट के पास वेक्टर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके पास वैल्यू तो है ही, लेकिन एक डायरेक्शन भी है, क्योंकि हर डायरेक्शन में हर जगह उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसीलिए उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब जो मास होती है उसका यूनिट जनरल तौर पे क्या होता है? उसको लिखा जाता है या तो ग्राम में लिखूंगा कि भाई उसका, जैसे मार्कर है इसका ग्राम में बोलूंगा 100 ग्राम का है, कोई भारी ऑब्जेक्ट तो मैं बोलूंगा 1 किलो का है, 2 किलो का है, तो ग्राम हो सकता है या फिर किलोग्राम हो सकता है, केजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। वही वेट की बात करूं तो वेट हमेशा क्या होता है? न्यूटन में होता है। किस में होता है? न्यूटन में। जो न्यूटन बाबा थे हमारे, उन्होंने तो ग्रेविटी डिस्कवर किया था ना, इसके लिए वेट को न्यूटन में लिखा जाता है। समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। जैसे समझ लो कि मेरा मास है लगभग 70 किलो, मेरा मास है 70 किलो, लेकिन अगर मेरा वेट कोई पूछेगा, मेरा कोई वेट पूछेगा, तो मैं क्या करूंगा? इस 70 को हमारे ग्रेविटी के वैल्यू से, जो कि होता है 9.8, उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा? लगभग अगर आप देखोगे 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 5 68, 686 न्यूटन। तो मेरा वजन वेट में, वेट के हिसाब से यानी न्यूटन में कोई पूछेगा तो मेरा 686 न्यूटन वजन है मेरा। अगर मेरे को कोई पूछता है व्हाट इज योर वेट, जनरल तौर पे क्या पूछना चाहिए? मास पूछना चाहिए। आपको बोला जाता ना वेट कितना है बताओ, तो वेट तो हमारा 686 न्यूटन है, लेकिन केजी में पूछेंगे तो बताना पड़ेगा कि हमारा वजन जो है वो 70 किलो है, यानी मेरा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बेसिक चीजें आप लोग को याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लाइफ भर काम आने वाली है। ये सिर्फ 7th में आप पढ़ रहे हो साइंस में, तो सिर्फ ऐसा नहीं, पूरी जिंदगी भर आपको काम आने वाली। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन द अर्थ। जैसे मैंने बोला कि मास जो होती है, जैसे ये मार्कर है, मैं यहां पे खड़ा हूं पालघर डिस्ट्रिक्ट में, पालघर में रहता हूं मैं, मान लो, तो पालघर में इस ऑफिस में इसका वजन अगर मैं करूं, अगर मैं वेइंग मशीन लेके आता तो अच्छा होता, इसका वजन मैं करूंगा तो इसका वजन मान लो आता 100 ग्राम, 100 ग्राम यहां पे हो गया। अब मैं इसको लेके जाता हूं लोनावला, लोनावला में जाके वेइंग मशीन से वजन करता हूं, वहां पे भी 100 ग्राम आएगा, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। अब मैं जाता हूं जयपुर, जयपुर में जाके मैं वजन करता हूं। बाय द वे, जयपुर में अभी हाल ही में गया था, अगर आप देखना चाहते हो व्लॉग वगैरह तो JR व्लॉग्स चैनल है हमारा व्लॉगिंग का, वहाँ पे जाके विजिट कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत सारी जगह जहाँ मैं एक्सप्लोर करता हूँ, घूमता हूँ या फिर कुछ काम के लिए जाता हूँ, तो हम व्लॉग शूट कर लेते हैं। व्लॉगिंग जैसे बाकी लोग करते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वैसे हम छोटे मोटे लोग व्लॉगिंग कर लेते हैं। आप जरूर से हमें सपोर्ट करना वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो जयपुर मान लो गया, राजस्थान गया, अब राजस्थान में जाके वजन किया तो भी 100 ग्राम आ रहा है। अब मैं केरला चले जाता हूँ, केरला भी गया था बीच में मैं 2-3-4 महीने पहले, केरला में गया, केरला में जाके फिर से उस मार्कर को वजन किया तो वहां पे भी 100 ग्राम आ रहा है। जम्मू कश्मीर चले जाता हूं, वहां पे वजन करता हूं, वहां पे भी 100 ग्राम आ रहा है। मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व क्या किया कि जहां जहां मैं जा रहा हूं और वहां पे अगर मैं वजन कर रहा हूं तो मेरा जो मास है, इस मार्कर का जो वजन है वो सेम आ रहा है। मतलब मास जो होता है, आप किधर पे भी चले जाओ पृथ्वी के ऊपर, या पृथ्वी की बात कर रहा हूं, पृथ्वी पे किधर पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपका जो ऑब्जेक्ट का मास होता है वो सेम होता है। लेकिन वेट में ऐसा नहीं होता। वेट क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो मान लो कि यहां पे मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, लेकिन यही मार्कर जिसका वेट जो होगा मान लो 100 न्यूटन का होगा, मान लो 100 न्यूटन का इसका वजन है, ठीक है। वेट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मास हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेट। तो समझ लो एग्जांपल के तौर पे कि इसका वेट होगा 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन का वेट है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन मैं स्पेस में चले जाता हूं, एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस शटल पकड़ के चला गया मैं
उधर पे, वहां पे तो ग्रेविटी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो वहां पे जब मैं गया तो वहां पे जो इसका वजन था वो और कम हो गया, यानी वेट जो पृथ्वी के ऊपर 100 न्यूटन था वहां पे जाके सिर्फ 10 न्यूटन बचा। अब मैं मून के ऊपर चला जाता हूं तो मून पे गया तो पता चला वहां पे 60 न्यूटन आ रहा है। मैं जुपिटर के ऊपर चला गया तो वहां पे पता चल रहा है कि भाई 120 न्यूटन आ रहा है। तो यानी कि जहां जहां मैं जाऊंगा, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग डायरेक्शन में मैं जाऊंगा, तो इसका जो वेट होगा वो भी अलग होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के बाहर भी। समझ में आ गया? बिकॉज वो ग्रेविटी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 9.8 पृथ्वी का है, लेकिन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो जो भी अलग वैल्यू आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मास सेम रहता है लेकिन वेट अलग अलग हो सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। अब स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? हर एक चीज को मेजर किया जाता है। आप दूध लेते हो घर में, रोज सुबह आधा लीटर 1 लीटर दूध वाला आके देके जाता है। आप मार्केट में जाके दूध का पैकेट खरीदते हो, वो भी हाफ लीटर का होता है, 500 ml का लेता है। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो तो वो भी आधा लीटर का बोतल खरीदते हो, 500 ml का। 1 किलो का लेते हो, 1 लीटर का लेते हो तो 1000 ml का, 750 ml का। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि सब पे कुछ ना कुछ यूनिट लिखा होता है, यानी कुछ ना कुछ मेजरमेंट चीजें होती है। तो हर एक मेजरमेंट के पीछे एक स्टैंडर्डाइज चीज होती है, यानी एक स्टैंडर्ड चीज है। ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ, आपको मुझे तो चाहिए भाई 50 ग्राम वाली कोल्ड ड्रिंक, तो आपको 50 ग्राम वाली कोल्ड ड्रिंक मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है। उसी प्रकार यूनिट जो होता है मेजरमेंट का वो भी स्टैंडर्डाइज होता है। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स, यानी कोई भी चीज को नापने के लिए आप जाओगे मार्केट में और बोलोगे शक्कर दो मुझे भैया, तो वो पूछेगा सबसे पहले कितनी चाहिए, तो आप बताओगे मुझे 1 किलो चाहिए, 1.5 किलो चाहिए, 2 kg चाहिए। तो kg is what? kg is a unit and which is standardized for measuring the things. If यूनिट नहीं होते दुनिया में तो आप कैसे मांगते? ए मेरे को इतना शक्कर दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या जाके? अरे मेरे को इतना शक्कर, अरे मुझे इतना शक्कर दे दो, इतना नमक दे दो, अरे मुझे ना इतना तेल दे दो। तो ऐसे इशारों में बात करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट यूनिट्स को बनाया गया है ताकि हम उसको बोल के सामने वाले से कुछ चीजें मांग सके या फिर जो भी करना है कर सके। ठीक है, तो ये जो मेजर्स होते हैं इसी को स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं, तो कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट लेते हैं, और हर चीज के लिए अलग अलग यूनिट को स्पेसिफाई भी किया गया है। मतलब इस चीज के जैसे लेंथ है तो लेंथ के लिए यूनिट क्या रहेगा? डिस्टेंस उसका ये है, मतलब स्टैंडर्डाइज चीज है। और डिस्टेंस में मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ठीक है, अब उसका जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। अब सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है जनरल तौर पे 2 हिस्सों में क्लासीफाई है। वैसे एक तीसरा हिस्सा भी होता है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आज ये आखिरी टॉपिक है, इसको समझ लो, लेक्चर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला छोटे छोटे लेक्चर ही बनने वाले, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम की, तो इसमें 2 मेन सिस्टम है फिलहाल में, जो कि है MKS सिस्टम और दूसरा होता है CGS सिस्टम। तो ये MKS सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, बच्चा ध्यान देना। ठीक है, तो MKS सिस्टम की मैं बात करूं, M का मतलब होता है मीटर, ठीक है, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, इसी को बोला जाता है MKS सिस्टम। अब जनरल तौर पे कोई ऐसी चीज को अगर आप मीटर में माप रहे हो, जैसे मान लो कि मैं बोलूंगा कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए, तो मैं बोलूंगा मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। मान लो मैं बोलूंगा कि मैं यहां से रहता हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं 500 मीटर की दूरी पे रहता हूं इस पर्टिकुलर जगह से। तो मीटर अगर वर्ड में डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए अगर मैं मीटर यूज कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट MKS। अगर कोई चीज को मेजर करने के लिए, उसका वजन के लिए मैं किलोग्राम यूज कर रहा हूं कि मुझे 2 किलो ये दे दो, 4 किलो वो दे दो, तो वो रहेगा MKS सिस्टम। और टाइम के लिए हमेशा सेकंड ही यूज किया था, जनरल तौर पे सेकंड। मैं बोलूंगा कि इतने सेकंड में आया, उतने सेकंड में आया, ये गाड़ी इतने सेकंड में वहां गई, दैट इज नथिंग बट द सेकंड। तो MKS सिस्टम वही होता है। दूसरा सिस्टम, ये तो हो गया MKS, और दूसरा सिस्टम बहुत इजी है, प्रिडिक्ट करके बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, जैसे यहां पे मीटर था, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। दूसरा G का मतलब हो जाएगा, यहां पे किलोग्राम था तो यहां पे हो जाएगा ग्राम, उसका छोटा यूनिट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और S मतलब सेम ही रहेगा, यहां पे भी टाइम के लिए सेकंड ही मेजर किया जाएगा। तो अगर कहीं पे कोई भी डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर मापा जा रहा है, जैसे मान लो यहां से आकर डिस्टेंस मैं बोलूंगा 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर वर्ड यूज किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा CGS यूनिट। ग्राम
कोई भी चीज़ को वजन कर सकते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ग्राम में मेजर किया जा रहा है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जा रहा है, तो उसको सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। तो एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम, और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड वाला सिस्टम। ये चीजें काम करती है दुनिया में, लेकिन बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कि यार मैं मीटर लूं कि सेंटीमीटर लूं, किलोग्राम लूं कि भाई ग्राम ले लूं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल मेजरमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे और थियरी लिख रहे थे, तब उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बनाया। ऑब्वियसली बहुत सारे साइंटिस्ट बाहर देश के ही थे, तो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया कि हर जगह वही फॉलो होगा। तो वो जो इंटरनेशनल सिस्टम होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चीज है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये हमारा फिजिकल मेजरमेंट यूनिट का सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पे चीजें दी हुई है, एक फिजिकल क्वांटिटी यहां लिखा हुआ है, जैसे मास है, डिस्टेंस है, टाइम है और स्पीड है। समझ पा रहे हो बच्चा? बहुत इजी है, मतलब इतना इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अगर आप देखोगे यहां पे एमकेएस का कॉलम है, यहां पे सीजीएस का कॉलम दिया हुआ है, हमें बस वैल्यू लिखना है। बताओ फिजिकल क्वांटिटी मास का एमकेएस क्या आएगा? मास को कैसे लिखोगे एमकेएस सिस्टम में? तो मास मतलब वजन, तो वजन किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। ठीक है, केजी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में आ जाएगा। सीजीएस में मास को कैसे लिखा जाएगा? मास वजन, सीजीएस यानी ग्राम, ग्राम पर सेकेंड, ग्राम वाला। ठीक है, तो इसको जीएम करके ग्राम। ठीक है, वही डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या आएगा? एमकेएस मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड ना, तो भाई डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। ठीक है, कोई चीज को मापना है तो मीटर में लिख दिया, तो वो हो जाएगा एमकेएस सिस्टम का। वही डिस्टेंस को अगर सीजीएस में मापना है तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम लोग सीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीएम वाला सीएम नहीं, हाँ। टाइम एमकेएस में भी और सीजीएस में भी, दोनों में ही टाइम जो होता है बच्चा वो सेकंड होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एस से डिनोट किया जाता है, तो ये हो जाएगा सेकंड, दोनों के दोनों में सेकंड। ठीक है, और एक लास्ट है स्पीड। तो स्पीड आपने सुना है, स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बेसिक तौर पे बताना चाहता हूं कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो होता है डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस को आपने कितने समय में कवर किया, दैट इज नथिंग बट योर स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाएगा। डिस्टेंस का कोई भी, अगर मैं एक नॉर्मल एमकेएस की बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब होता है मीटर। ठीक है, और टाइम का मतलब होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये किस में हो गया? एमकेएस में हो गया, क्योंकि एमकेएस में मीटर होता है, लेकिन वही सीजीएस में लिखना होगा तो मीटर मतलब डिस्टेंस को मैं सीजीएस में कैसे लिखूंगा? सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिखूंगा, और नीचे टाइम को कैसे लिखूंगा? सीजीएस में, वहां पे भी सेकंड ही लिखूंगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सीजीएस में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? स्पीड को हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे शॉर्टकट लिखा जाता है एम एस। ठीक है, एम स्लैश मतलब डिवाइड, एम डिवाइड बाय एस मतलब मीटर पर सेकेंड, और यहां पे हम लोग सीजीएस में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? बहुत इजी होता है, इस तरीके से आप कोई भी चीज का डिस्टेंस माफ करना, कोई भी चीज का एमकेएस या फिर सीजीएस लिख सकते हो। क्लियर? तो इसी के साथ ये वीडियो होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगले लेक्चर का फटाफट से वेट कर लेना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को भी, और अगले लेक्चर में ये चैप्टर का जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत कर रहे बच्चा आपके लिए, पूरा सिलेबस सब कुछ एक बार पढ़ा के रखा हुआ है पूरे व्हाइट बोर्ड के। आज भी वीडियो फ्रेश क्वालिटी के साथ प्रेजेंट है, लेकिन न्यू वीडियोस भी दोबारा मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से सपोर्ट करना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे तो आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।